नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। रायबरेली नगर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा बताया जरूर जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहे सड़कें दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों को आदेश दे दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए सड़कों की, तो कहारों के अड्डे से लेकर जहानाबाद के बीच की 200 मीटर की सड़क भी आज कई महीनों से जर्जर हालत में पड़ी है। डेली कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं, ऑटो पलट जा रहे हैं, रिक्शे पलट जा रहे हैं, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को इन सड़कों पर भी ध्यान दें। क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? जिला प्रशासन सरकार के द्वारा गड्ढे मुक्त सड़कों के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इन सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गड्ढे युक्त सड़कें देखने को जरूर मिल जाएंगी। यह हाल कोई एक जगह का नहीं है, अधिकतर सड़कों पर गड्ढा युक्त सड़कें देखने को जरूर मिलेंगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये जो इनिशिएटिव है अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जनपद की जो नगरीय लैंडस्केप है, या जिसको हम लोग कहें कि अर्बन डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोगों ने 6 मंथ्स का टाइम लिया है। और 6 मंथ्स में हम लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में बांटते हुए पूरे जो हमारे शहर की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। प्रमुख रूप से इस कॉन्सेप्ट में हमने ये रखा है कि हमारे शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन हो, सौंदर्यीकरण हो, और सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी सुगमता आए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंतर विभागीय समन्वय से इसमें बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे नगर पालिका के माध्यम से NHAI का जो काम चल रहा है उसके माध्यम से, PWD के माध्यम से, विद्युत और विद्युत सुरक्षा विभाग के माध्यम से, ये सभी विभागों को मिलाते हुए जो हमारे जनपद के प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के स्कोप है, वो सभी जगहों को हम लोग डेवलप करते हैं। बिल्कुल, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट लाए हैं, इसका कार्य जो है वो पूर्व से शुरू हो गया था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे शहर की प्रमुख सड़कें, जिस पे हमारी कॉमनली लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, ऐसी 10 सड़कों को पहले ही हम लोग नगर पालिका के माध्यम से ठीक करा चुके हैं। और जहाँ तक आपने धरोहर की बात की है, तो हमारे शहीद स्मारक जो है वहाँ पर जो हमारा कुआं है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ पर्यटन विभाग और अन्य संस्कृति विभाग से भी जो हमारे प्रमुख धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने भी जिला महिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैं उसे सांत्वना नहीं दूंगी, मैं उसे सबल दूंगी। वह कमजोर नहीं बहादुर बने। जब जख्म भर कर बाहर आए तो मजबूत बनकर आए। उन्होंने कहा कि धर्म की नगरी में धर्म के साथ जो अधर्म पीड़िता के साथ हुआ, उस अधर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी पीड़िता के साथ पूरी तरह से संकल्प लेकर खड़े हैं। पीड़िता को न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू हो गई है। वह न्याय करते हैं। उन्होंने अब तक जो निर्णय लिए हैं वह सराहनीय हैं। आगे भी मुख्यमंत्री जी इस तरह का निर्णय लेते रहेंगे। जैसे कि मैं अभी महिला जिला अस्पताल के परिसर में उस पीड़ित बच्ची से, उस मासूम से मिलकर आ रही हूँ। उसे देखकर मेरे पास शब्द नहीं है, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि वो अकेली नहीं है और ना ही उसकी कोई गलती है। मैं उसे आश्वासित नहीं, मैं उसे संवेदना नहीं, मैं उसे संबल देना चाहूँगी कि वह इस चीज़ को समझे कि वह पीड़िता नहीं है, वह विक्टिम नहीं है। उसके साथ जो दुष्कृत कार्य हुआ है उसके लिए वो कतई दोषी, या उसके लिए वो अपने आप को कतई दोष ना दे। और उसके साथ हमारे प्रदेश के माननीय अभिभावक, हमारे प्रदेश के जो अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, पूरी सजगता के साथ खड़े हैं, सुदृढ़ संकल्प लेकर खड़े हैं कि उसके साथ यह जो अधर्म हुआ है, इस धर्म की नगरी में जो धर्म के साथ अधर्म हुआ है, उसके साथ न्याय होगा। और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं। जैसे कि वो इस प्रक्रिया के पीड़िता को जिस प्रकार से वो न्याय दिलाने के लिए अगर संकल्पित हैं, उसकी आज न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कि पूरे, जैसा कि हम समझते हैं कि विश्व हर तरह से अयोध्या की तरफ देखता है, दृष्टिगत रहता है, तो मैं चाहती हूँ इस प्रक्रिया में ऐसा उदाहरण हो दंड का कि अधर्म
कि हिम्मत ना हो धर्म की नगरी की तरफ। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन आज बड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। पतंजलि योगपीठ व सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ से जुड़े सभी कार्मिकों, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और साधकों ने आचार्य बालकृष्ण को बधाई दी। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर हम साल भर के अनुसंधानों की रिपोर्ट पेश करते हैं, साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप और वृक्षारोपण भी किया जाता है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि हाल ही में पतंजलि अनुसंधान केंद्र की एक रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें पतंजलि अनुसंधान केंद्र ने मिलावटी खाने की पहचान के लिए एक तकनीकी विकसित की है, जिसमें बिना फूड टेस्टिंग लैब के एक स्ट्रिप के जरिए खाने में मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। जल्द ही इस पर काम पूरा होने के बाद यह स्ट्रिप आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य था, उस जीवन के लक्ष्य था उसकी प्राप्ति में हमने कितने कदम अपने आगे बढ़ाए, कितनी चीजें जिसके ऊपर हमें पुनः चिंतन करना चाहिए। और विशेष करके क्योंकि हमारे यहाँ इसीलिए हम वर्ष भर में जितना रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, हम उनकी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। साथ में हम ब्लड डोनेशन करते हैं, हमारे यहाँ अंगदान, रक्तदान का सारे कार्यक्रम चलता है। हाँ, ये फुल टेस्टिंग लैब के लिए भी नहीं, ये इंडिविजुअल लेवल पर यदि अपने घर में किचन में भी जैसे हम लोगों ने इसमें शहद, दूध, तेल, घी, इस तरह के पदार्थों का भी एक स्ट्रिप से आप मैक्सिमम जो अडल्टेशन है उसको मैपिंग कर सकेंगे। तो अपनी तरह की ये पहली टेक्नोलॉजी है, तो बड़े लैब के बिना आप घर में बैठ करके लैब वाली जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उसके माध्यम से आप एनालिसिस कर सकेंगे कि ये खाद्य खाने योग्य है या नहीं है। हरिद्वार से जितेंद्र कोरी की रिपोर्ट। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन खेबर पास में रहने वाले लोगों को घर तोड़ने का दिया गया नोटिस। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में इलाका खाली करने का दिया अल्टीमेटम। खेबर पास में रहने वाले करीब 70 साल पुराने मकानों की डेमोलेशन की कार्रवाई शनिवार से शुरू कर दी जाएगी। यहाँ इन घरों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मायूसी, उदासी छाई हुई है, क्योंकि जिन लोगों का बचपन इन घरों में बीता, आज वह लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें कोई भी किराए पर मकान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बरसात के मौसम में अपने घरों से बेघर होना इन लोगों के लिए जीवन की एक बड़ी चुनौती बन गई है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यहां तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं रहने वाले लोगों को दी जा रही थी, परंतु कोर्ट के आदेश पर डीडीए विभाग द्वारा डेमोलेशन की बड़ी कार्रवाई पर एक्शन लगातार यहां लिया जा रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले भी डीडीए विभाग द्वारा भारी पुलिस बल के साथ डेमोलेशन किया गया था, जिसे करीब 80 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था और अब सैकड़ों घरों को तोड़ने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जाता है, जिसने यह रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह करीब 32 एकड़ जमीन पर फैले अतिक्रमण को हटाने की मुहिम पर डीडीए विभाग काम कर रहा है। ज्यादा हो रहे हम अब यहाँ से कहाँ जाए? मकान टूट के जाए, किराए पे मकान नहीं मिल रहा, इतना महंगा मकान मिल रहा है, कौन देगा? कमा लो ना तो किराया दे लो। कहाँ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। हाँ, ऐसे बता रहे हैं कि खाली कर दो, खाली कर दो, आ जाए खाली कर। सर, ना तो किराए पे मकान मिल रहे, ना कुछ मिल रहा। बच्चे पढ़ाई को जाते, 2 पैसे का काम करते तो वो भी छूट गया, क्योंकि भाग दौड़ के चक्कर में क्या करें। हम बुढ़िया बुढ़े दोनों बीमार है, ये एक लड़का है, 2 पोते, वो भी बेकार है। बेटे कहाँ जाएं ये बताओ आप? हम वहाँ जाएं? हम वहीं चले जाएंगे? हमें कोई जगह तो बताओ। हमें तो किराए पे भी मकान नहीं मिल रहे। बेटे हम तो दोनों ही बेकार हैं, बुढ़िया बुढ़े घर में। यहाँ रहने वाले लोगों की मांग है कि या तो सरकार उन्हें कोई रहने की स्थायी जगह दे या फिर उन्हें इन जमीनों का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस बरसात के मौसम में अपने ही घरों से बेघर होने वाले लोग आखिरकार क्या खुला आसमान में रहेंगे या फिर अपने घर का सामान लेकर किसी अन्य जगह पर जाकर आगे की जिंदगी गुजर बसर करेंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जमीन है, लेकिन अब हमें पता लग रहा है LNTO कह रही है जगह हमारी है। हाँ, और कुछ जो मकान तोड़े थे उन्होंने कोर्ट में केस भी डाला था। अब वहाँ पे हमारे मकानों को रोकने के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन लिया है कि भाई हम तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, 2 महीने में तुम इन्हें खाली करके अपने आप चले जाना, आगे कोई कार्रवाई मत करना। अभी नहीं तो कल, अभी कहीं नहीं जाएंगे सर, अभी तो हम यहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे बताओ? 2 दिन का टाइम कहाँ जाएंगे आप मेरे को बताओ? यहीं रहेंगे। एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इस साइड भी है, इधर भी पूरी कॉलोनी है, 1000-1500 परिवार है। दादागिरी चल रही है और पूरा मतलब ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे क्या इनको मार दो तानाशाही चल रही है। हमारे गरीबों का नेता जो था, हमारा केजरीवाल जी, श्री केजरीवाल जी, उनको अंदर कर रखा है। इसलिए कर रखा है कि कुछ ना करें और इनकी मतलब इनको तोड़े और इनको मारें।
हमें तो विनती यही है कि केजरीवाल जी को आना चाहिए बाहर। और दूसरे नंबर मोदी जी से ये विनती है कि जल बोर्ड के अंदर पानी के अंदर हमारे को झाड़ डाल के दे दे और सारे सुबह तक सो जाए। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर ने जसपुर चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक सीडीओ उधम सिंह नगर मनीष कुमार के निर्देशन में की गई, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक आदेश सिंह चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह जसपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर टी पूजा बैठक में मौजूद रहे। सभी लोग उपस्थित हुए हैं और जैसा दिशा निर्देश है यहाँ पे चिकित्सा प्रबंधन समिति गठित है। वहाँ पे यहाँ पर जो अस्पताल की जो सुविधाएं होती हैं वो समिति के माध्यम से प्रस्तावों को एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विचार करके उनका अप्रूवल या रिजेक्शन का कार्य होता है। उसी क्रम में आज सभी उपस्थित सदस्य और उस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद जो यहाँ पे आवश्यकताएँ हैं, जैसे एसी की व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो, गार्ड रखने की व्यवस्था हो, ये सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और ऐसे जो प्रस्ताव हैं उन सभी को सैद्धांतिक स्वीकृति में दी है। इसके अतिरिक्त सभी जो हमारे सीएमएस यहाँ उपस्थित हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन समिति की मीटिंग होती है जिसके सीडीओ साहब की अध्यक्षता, उसमें मीटिंग में पिछले क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ उसका लेखा जोखा देखना, लेकिन उसको जो है वो जिनको डी पावर है वो रख नहीं पाई और आगे की संभावित कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे दवाइयों की ज़रूरत है या किसी और उपकरण की ज़रूरत है, डीजल पेट्रोल इनकी ज़रूरत है, उसके लिए रखा जाता है प्रस्ताव। तो वो संभावित है, उसके लिए हमने कह दिया उसमें क्योंकि उन्होंने पैसा मद नहीं रखा कि किस मद में कितना पैसा उसको रखी, तो उसको दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और पिछला लेखा जोखा बताएं कि वो जो पैसा आपने खर्च किया है वो किस किस मद में किया। चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक है, सैद्धांतिक रूप से हर 3 माह में जो है की जाती है, आयोजित की जाती है और इस आयोजन में हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। तो जो चिकित्सालय की मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में कोई कमी होती है या रोगियों के लिए सुविधाओं में कुछ कमी होती है या जो है चिकित्सालय के ऑपरेशन मतलब ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के प्रस्ताव हम देते हैं। जैसे मुख्य रूप से इस बार हमारे जो बिजली पानी से संबंधित हैं, लेबर रूम के जो है उनके उपकरणों से संबंधित है, कुछ हमारे जच्चा बच्चा वार्ड में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का है, उनको अच्छी सुविधा मिल जाएगी और वो 1 माह के अंदर इसका जो है हमें महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त हो गई है, जिससे जो है हमें नियुक्ति करने में आसानी होगी। उसके बाद जो है ये व्यवस्थाएं और अच्छी आपको मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान। उधम सिंह नगर। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव की भले ही अभी घोषणा न हुई हो, लेकिन भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। क्षेत्र में माहौल बनाने के लिए सरकार के 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी है। प्रांतीय पदाधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व क्षेत्र में निरंतर फीडबैक भी ले रहा है ताकि विपक्ष की तैयारी की मॉनिटरिंग की जा सके। विधानसभा की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के हाल में हुए उपचुनाव में राज्य में सत्तासीन भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद अब केदारनाथ चुनाव को लेकर बीजेपी का विशेष फोकस है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी उत्तराखंड में आपदा की स्थिति बनी हुई है और सभी मंत्री और नेताओं की आपदा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है। स्थितियां समान होने के साथ ही सभी नेता और मंत्री केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और हमारी उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर इस समय आपदा आई हुई है, उन सभी विषयों पर और उनसे संबंधित कार्यों में संलग्न है। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। इसके अलावा चूंकि आदरणीय शैला रानी रावत जी का निधन हुआ है और 6 माह के अंतर्गत उस चुनाव को होना है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि उसमें सहभागिता करनी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम और स्नेह है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने
केदारनाथ के चुनाव के संबंध में कोई बहुत बड़ी एक चुनौती नहीं है। भले कांग्रेस कितनी भी नौटंकी कर ले और किसी भी तरह से प्रपंच कर ले, कुछ भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क अब पड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान देहरादून। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।